हेलो साथियों, मैं पंकज वैष्णव आप सभी का स्वागत करता हूं मिशन ज्ञान चैनल पर। आज हम जानेंगे विश्व के महासागरों के बारे में। क्या क्या बात करने वाले हैं हम आज की क्लास में। एक तो महासागर क्या होते हैं, विश्व में कितने महासागर हैं और उनकी प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है, महासागरों का जल स्थिर है या मूवमेंट कर रहा है, और यदि मूवमेंट कर रहा है तो वो कितने प्रकार से मूवमेंट कर रहा है, उन प्रकारों को हमें डिटेल में देखना है। साथ ही ये गर्म धाराएं ठंडी धाराएं क्या होती है ये भी हम जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। पढ़ते हैं महासागरों को। पहले जानते हैं कि महासागर क्या होते हैं। इस विश्व के मैप पर ये जो आसमानी कलर का चीज दिख रहा है वो है महासागर। महासागर खारे पानी के बड़े बड़ी बॉडी होती है, खारे पानी की बड़ी बड़ी निकाय होती है, जो कि पूरे विश्व का यदि क्षेत्रफल देखे तो उसका करीब 71% लिए हुए हैं। यानी कि स्थल केवल 29% पे ही फैले हुए हैं और महासागर यानी कि जल 71% तक फैले हुए हैं। महाद्वीप कौन कौन से हैं? ये जो रंगीन दिख रहे हैं वो है महाद्वीप, और ये जो आसमानी कलर का दिख रहा है वो है महासागर। महाद्वीप कौन कौन से हैं? 7 महाद्वीप हैं। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंत में अंटार्कटिका। तो महाद्वीप के बारे में हम अलग चैप्टर में बात करेंगे। आज हम अपने आप को महासागरों तक ही सीमित रखेंगे। तो महासागर कितने हैं? महासागर आपको पूरे विश्व में 5 मिलेंगे। कौन कौन से? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर और आर्कटिक महासागर। और इन्हीं महासागरों के बारे में आज हम डिटेल में जानेंगे। तो महासागर क्या होते हैं? महासागर खारे जल के बड़े बड़े निकाय होते हैं। पूरे विश्व में कितने महासागर है? 5 महासागर है। और महाद्वीप कितने हैं? 7 महाद्वीप है। महासागर पूरे विश्व के, पूरी पृथ्वी के कुल सतह के 71% पर है, जबकि स्थल भाग या यूं कहे महाद्वीप के भाग केवल और केवल 29% ही है। यह आंकड़ा आपको याद होना ही चाहिए। महाद्वीप 29% है और महासागरों का क्षेत्रफल 71% है। अब हम जानते हैं कि ये 5 महासागर कौन कौन से हैं। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर और आर्कटिक महासागर, ये 5 महासागर है। इनमें सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर और सबसे छोटा महासागर है आर्कटिक महासागर। इसी प्रकार सबसे गहरा महासागर है प्रशांत महासागर, जो सबसे बड़ा भी है, और सबसे कम गहरा या यूं कहे सबसे उथला महासागर है आर्कटिक महासागर। और प्रशांत, अटलांटिक, हिंद, दक्षिणी, आर्कटिक, इसी क्रम में महासागरों का क्षेत्रफल है। सबसे बड़ा प्रशांत, उससे छोटा अटलांटिक, उससे छोटा हिंद, उससे छोटा दक्षिण और सबसे छोटा आर्कटिक। इसी प्रकार गहराई के मामले में भी यही क्रम है। सबसे ज्यादा गहरा प्रशांत, उससे कम गहरा अटलांटिक, उससे कम गहरा हिंद, उससे कम गहरा दक्षिणी और सबसे कम गहरा आर्कटिक महासागर। और यह क्रम हमें पता होना चाहिए। इस क्रम को याद रखने के लिए आप पैसा का इस्तेमाल करो। मतलब सबसे बड़ा है प्रशांत महासागर, उससे छोटा है अटलांटिक, उससे छोटा है इंडियन या हिंद महासागर, उससे छोटा है सदर्न या दक्षिणी महासागर और सबसे छोटा है आर्कटिक महासागर। साथ ही गहराई के अनुसार भी यही क्रम है। अब इन महासागर को एक एक करके हम डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले सबसे बड़ा महासागर कौन सा? प्रशांत महासागर। जैसा कि हमने देख लिया है कि प्रशांत महासागर सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है। इसका क्षेत्रफल करीब 16 करोड़ 52 लाख वर्ग किलोमीटर है। चूंकि ये विश्व का सबसे बड़ा महासागर है, इसलिए ये आंकड़ा आपको पता होना चाहिए। करीब 16.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर, और एग्जैक्ट पूछा जाए तो 16 करोड़ 52 लाख वर्ग किलोमीटर।
इसके पूर्व में दो महाद्वीप है, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका, और इसके पश्चिम में दो महाद्वीप है, ऊपर एशिया और नीचे है ऑस्ट्रेलिया। ये स्थिति भी हमको एग्जाम के लिए पता होनी चाहिए। प्रशांत महासागर में एक इंपॉर्टेंट चीज है रिंग ऑफ फायर। क्या है ये रिंग ऑफ फायर? प्रशांत महासागर के चारों तरफ ये घोड़े के नाल की आकृति में एक क्षेत्र बना हुआ है, जहां पर विश्व के सबसे ज्यादा ज्वालामुखी फूटते हैं और विश्व के सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं। करीब विश्व के 70% ज्वालामुखी और भूकंप इसी क्षेत्र में आते हैं, प्रशांत महासागर के चारों तरफ। इसलिए इस क्षेत्र को कहा जाता है रिंग ऑफ फायर। ये आग की रिंग है। इसी प्रकार एक और क्षेत्र है मरियाना ट्रेंच, या जिसे हिंदी में कहा जाता है मरियाना गर्त, जो कि प्रशांत महासागर के पश्चिम क्षेत्र में है। मैप पर देखते हैं, प्रशांत महासागर के ये पश्चिम क्षेत्र में है और ये पूरे विश्व का सबसे गहरी खाई है। और इस खाई में भी एक इंपॉर्टेंट जगह है जिसका नाम है चैलेंजर डीप, जिसकी गहराई करीब 11,000 मीटर है। मतलब कि इसमें हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को भी पूरा का पूरा डुबाया जा सकता है। तो मरियाना ट्रेंच क्या है? प्रशांत महासागर में स्थित एक लंबी सी गहरी खाई। इस गहरी खाई में एक और पॉइंट है जिसका नाम है चैलेंजर डीप, जो इतना गहरा है, कितना गहरा है? 11,000 मीटर गहरा है। और इसके अंदर हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट भी समा जाएगा। माउंट एवरेस्ट पूरा का पूरा इसका अंदर समा जाएगा। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर। और यह कितना गहरा है? 11,000 मीटर। तो एग्जाम के लिए मरियाना ट्रेंच याद रखना है। और रिंग ऑफ फायर, क्या है रिंग ऑफ फायर? प्रशांत महासागर के चारों तरफ फैला एक क्षेत्र जहां पर विश्व के करीब 70% ज्वालामुखी और भूकंप आते हैं। दूसरा महासागर है अटलांटिक महासागर। यह प्रशांत महासागर के बाद दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। इसके पूर्व में कौन से महाद्वीप है? इसके पूर्व में आपको मिलेगा यूरोप और नीचे मिलेगा आपको अफ्रीका। इसके पश्चिम में उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका मिलेगा। अगर इसका आकार आप ध्यान से देखोगे तो यह अंग्रेजी के एस लेटर जैसा है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि अंग्रेजी के एस लेटर जैसा कौन सा महासागर है, तो जवाब होगा अटलांटिक महासागर। अब अटलांटिक महासागर में कुछ इंपॉर्टेंट सागर है जिसके नाम हमें याद रखने हैं। सागर मतलब महासागर से बहुत छोटे जल के निकाय। एक तो है बाल्टिक महासागर। बाल्टिक महासागर एक बार मैप पे देख लेते हैं, लेकिन आपको मैप की लोकेशन नहीं पता होना चाहिए, नाम पता होना चाहिए। बाल्टिक सागर ये रहा, ये किसका हिस्सा है? ये अटलांटिक महासागर का ही हिस्सा है। इसके अलावा यहां पर भूमध्य सागर, ये इंपॉर्टेंट है, भूमध्य सागर। भूमध्य सागर भी अटलांटिक सागर का महासागर का हिस्सा है। इसके अलावा यहां काला सागर है, काला सागर भी अटलांटिक महासागर का हिस्सा है। एक है कैरेबियन सागर। कैरेबियन सागर आपको यहां मिलेगा उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के बीच में। तो ये चार सागर, बाल्टिक, काला, भूमध्य और कैरेबियन सागर, ये चारों ही सागर अटलांटिक महासागर के हिस्से हैं। अटलांटिक महासागर में एक जगह है बरमूडा ट्रायंगल, जो कि आपको यहां मिलेगी, फ्लोरिडा के नीचे इस क्षेत्र में मिलेगी बरमूडा ट्रायंगल। और ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में हवाई जहाज और पानी के जहाज आज तक गायब हो चुके हैं और इस रहस्य का पता करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। तो बरमूडा ट्रायंगल कहां स्थित है? ये उत्तर अटलांटिक महासागर में स्थित है। उत्तर अटलांटिक महासागर का उत्तरी हिस्सा, इसमें भी पश्चिमी क्षेत्र में है ये बरमूडा ट्रायंगल। और यहां पर खतरनाक हवाएं चलती है, जिसके कारण बहुत सारे पानी के जहाज और बहुत सारे हवाई जहाज गायब हो चुके हैं। आज भी वो लापता ही है। आगे बढ़ते हैं तीसरे महासागर की ओर, हिंद महासागर।
क्षेत्रफल के मामले में तीसरा सबसे बड़ा महासागर हिंद महासागर। हिंद महासागर के एक तरफ तो प्रशांत है, पूर्व में प्रशांत महासागर है और इसके पश्चिम में अटलांटिक महासागर है और ये इन दोनों महासागरों से मिलता है। इसके उत्तर में एशिया महाद्वीप है, दक्षिण में अंटार्कटिका महाद्वीप है, इसके पूर्व में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है और पश्चिम में अफ्रीका महाद्वीप है। तो ये लोकेशन आपको पता होनी चाहिए कि हिंद महासागर के चारों दिशाओं में कौन कौन है। ऊपर एशिया है, पूर्व में ऑस्ट्रेलिया है, दक्षिण में अंटार्कटिका है और पश्चिम में आपको मिलेगा अफ्रीका। और ये पूर्व में प्रशांत महासागर से जुड़ता है और पश्चिम में ये अटलांटिक महासागर से जुड़ता है। हिंद महासागर के बाद चौथा महासागर है दक्षिणी महासागर। दक्षिणी महासागर आपको मिलेगा अंटार्कटिका महाद्वीप के चारों तरफ और ये सर्दियों में पूरी तरह से जम जाता है, अलग अलग हिमखंडों के रूप में बदल जाता है। तो दक्षिणी महासागर सबसे दक्षिणी जल क्षेत्रों में शामिल है। भाई अंटार्कटिका महाद्वीप के चारों क्षेत्र में है, चारों तरफ है, तो ये सबसे दक्षिणी जल क्षेत्रों में शामिल होगा ही। ये अंटार्कटिका महाद्वीप को घेरता है, अंटार्कटिका महाद्वीप के चारों तरफ फैला है। सर्दियों के दौरान ये दक्षिणी महासागर, इसका आधा हिस्सा हिमखंड और बर्फ से ढक जाता है। चूंकि ये दक्षिण ध्रुव पे है, दक्षिण ध्रुव पे बहुत कम सूर्य की उष्मा पहुंचती है, सूर्य की ऊर्जा पहुंचती है, इसलिए यहां ठंड बहुत ज्यादा होती है और चूंकि सर्दियों में ठंड और बढ़ जाती है तो यह दक्षिणी महासागर फिर आधा जम ही जाएगा। दक्षिणी महासागर के बाद है आर्कटिक महासागर। दक्षिणी महासागर कहां था? दक्षिणी महासागर अंटार्कटिका के चारों तरफ था, तो आर्कटिक महासागर ये उत्तरी ध्रुव के चारों तरफ है और ये सबसे छोटा और सबसे कम गहरा या यूं कहे सबसे उथला महासागर है। ये उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया इन तीन महाद्वीपों से घिरा हुआ है और चूंकि ये भी वर्ष के अधिकतर समय बर्फ से जमा हुआ रहता है, इसलिए इसे छिपता हुआ महासागर भी कहते हैं। तो ये तो बात थी विश्व के 5 महासागरों की। अब हम देखते हैं कि समुद्र का पानी किस तरह मूवमेंट करता है। देखिए, आपने समुद्र देखा होगा, या तो खुद जाके देखा होगा या आपने वीडियोस में, मूवीज में देखा हो। तो समुद्र का पानी कभी स्थिर नहीं रहता है, वो लगातार मूवमेंट करता रहता है और ये जो उसका मूवमेंट है, उसका ये जो चलायमान है, वो 3 तरीकों से होता है। एक तो तरंगों के रूप में, एक ज्वार भाटा के रूप में और एक धाराओं के रूप में। तो समुद्र का पानी कभी शांत नहीं रहता है, यह हमेशा गतिमान रहता है, यह हमेशा चलता रहता है और इसकी गति हमें 3 रूपों में देखनी है, तरंगों के रूप में, ज्वार भाटा के रूप में और धाराओं के रूप में। एक एक करके हम ये तीनों मूवमेंट देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं समुद्री तरंगे, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है ओशियन वेव्स। ये समुद्री तरंगे जो है वो एक स्पेशल प्रकार का मूवमेंट है। इसमें पानी कहीं जाता नहीं है, बल्कि अपनी ही जगह पर गोल गोल घूमता रहता है। ये समुद्र की सतह है, इसमें ये पानी ऐसे आएगा और गोल गोल घूमता रहेगा। इसी प्रकार पूरे समुद्र में ये तरंगे चलती रहती है। ऊपर से देखने पर लगेगा कि पानी आगे जा रहा है, लेकिन वो अपनी ही जगह पर घूमता रहता है। लेकिन इसमें एनर्जी आगे जाती है, ऊर्जा आगे जाती है। तो तरंगों से रिलेटेड हमें क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए कि समुद्री तरंगे, इसमें जल कहीं जाता नहीं है, बल्कि एक ही स्थान पर ऊपर नीचे होता रहता है। हमें जाता हुआ प्रतीत जरूर होता है। इसमें खुद पानी नहीं जाके, बल्कि ऊर्जा का ट्रांसफर होता है, ऊर्जा एक जगह से दूसरी जगह पर जाती है। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यह है कि पानी जो है ऊपर से तो दिखेगा कि आगे जा रहा है, लेकिन यह अपनी ही जगह पर गोल गोल घूमता रहता है। अब समुद्री तरंगे जो हैं, उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि तरंग शिखर और गर्त। भाई ये आपकी तरंगे हैं। इस तरंगों में ये जो सबसे ऊपर वाला पॉइंट है, उसे कहा जाता है शिखर। ये तरंग का शिखर हो गया। और ये जो सबसे नीचे वाला बिंदु है, वो है गर्त। तरंग शिखर और तरंग गर्त। और इन दोनों के बीच की दूरी
शिखर और गर्त के बीच की दूरी को कहा जाता है तरंग की ऊंचाई, या इसे कहा जाता है वेव हाइट। और इस वेव हाइट को यदि आप आधा कर दो तो वो कहलाएगा तरंग आयाम या वेव एम्पलीट्यूड। इस फोटो के माध्यम से समझते हैं, ये तरंग है आपकी। इस तरंग का सबसे ऊपर वाला पॉइंट है तरंग शिखर और सबसे नीचे वाला पॉइंट है तरंग गर्त। इन दोनों के बीच की दूरी है तरंग ऊंचाई, और इस तरंग ऊंचाई को आप आधा कर लोगे तो कहलाएगा तरंग आयाम। एक और चीज है तरंग दैर्ध्य। दो लगातार शिखर पकड़ो या दो लगातार वाले गर्त पकड़ो, तो इन दोनों के बीच की दूरी अगर नापोगे तो जो भी जवाब आएगा वो कहलाएगा तरंग दैर्ध्य या वेवलेंथ। तो ये चारों चीजें आपको पता होनी चाहिए। क्या क्या? तरंग शिखर, तरंग गर्त, तरंग ऊंचाई, तरंग आयाम आधा, और तरंग दैर्ध्य मतलब कि दो लगातार शिखर या दो लगातार गर्त के बीच की दूरी। तरंग के बाद बात करते हैं हम ज्वार भाटा की। आपने स्वयं समुद्र में जाके देखा होगा, वीडियोस में देखा होगा, मूवीज में देखा होगा कि किसी समय में एक स्थान पर आपको लगेगा कि समुद्र का पानी है, और उसी दिन कुछ ही देर बाद जाने पर वहां पर आपको जमीन नजर आने लगेगी, पानी बहुत पीछे हट चुका होगा। तो यह ही चीज कहलाती है ज्वार भाटा। मतलब कि समुद्र के जल स्तर का, समुद्र के पानी का ऊपर उठना और आगे आना, और उसी का वापस नीचे गिर जाना और पीछे चले जाना, इसी को कहते हैं ज्वार भाटा। इसमें जो पानी ऊपर आता है उसे ज्वार कहा जाता है, और पानी जब वापस चला जाता है उसे भाटा कहा जाता है, और इस पूरी प्रक्रिया को सम्मिलित रूप से ज्वार भाटा कहा जाता है। इस फोटो में आप देख सकते हो कि नीचे वाले फोटो में देखिए कि यहां पर ये चट्टानों के नीचे पानी है, और कुछ समय बाद ये पानी उतर गया है। अब इन चट्टानों के नीचे की धरती दिखने लगी है। तो पानी जब ऊपर आता है उसे ज्वार कहा जाता है, ये है ज्वार, और पानी जब नीचे चला जाता है उसे कहा जाता है भाटा। दोनों को मिला के कहा जाता है ज्वार भाटा। और ये हर रोज नियमित रूप से समुद्र में होती है, और 2 बार होता है ये क्रिया। तो ज्वार भाटा से रिलेटेड हमें क्या चीज पता होनी चाहिए कि समुद्र का जल स्तर नियमित रूप से दिन में 2 बार ऊपर उठता है, और 2 बार ही वापस नीचे उतरता है। इस ऊपर उठने का, पानी के ऊपर और आगे आने को कहते हैं ज्वार, और नीचे जाने को और वापस लौटने को कहते हैं ज्वार भाटा। ये ज्वार भाटा जो है इसके मुख्य रूप से 2 प्रकार है। एक तो उच्च ज्वार और दूसरा है निम्न ज्वार। इस उच्च ज्वार को वृहद ज्वार भी कहते हैं, निम्न ज्वार को लघु ज्वार भी कहते हैं। इंग्लिश के नाम भी आपको पता होने चाहिए कि उच्च को स्प्रिंग कहते हैं, स्प्रिंग मतलब स्ट्रॉन्ग उच्च, और दूसरा है नीप या निम्न। क्या है ये कंसेप्ट जानते हैं। देखिए ज्वार भाटा जो है ये पानी का ऊपर नीचे होना मुख्यतः सूर्य और चंद्रमा की शक्तियों द्वारा होता है। सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल लगाते हैं, और इसी के कारण पानी ऊपर नीचे उठता है। अब ये पानी कितना ऊपर नीचे उठेगा उसके आधार पर ही हमने ज्वार भाटा को 2 भागों में देखा है। कंसेप्ट समझते हैं। जब सूर्य और चंद्रमा एक ही लाइन में होते हैं और दोनों सम्मिलित रूप से पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल लगाते हैं तो पानी बहुत ज्यादा ऊपर उठेगा, और ये गिरेगा भी बहुत ज्यादा नीचे। तो उठेगा भी बहुत ज्यादा ऊपर और गिरेगा भी बहुत ज्यादा नीचे। तो इसे कहा जाता है स्प्रिंग टाइड या फिर उच्च ज्वार। ये होगा कब? ये होगा आपके अमावस्या के दिन या पूर्णिमा के दिन। अमावस्या के दिन या पूर्णिमा के दिन आएगी आपकी उच्च ज्वार, अमावस्या और पूर्णिमा के दिन। और जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा समकोण बना रहे होंगे, 90 डिग्री का कोण बना रहे होंगे, तो चूंकि सूर्य इधर से पानी को खींच रहा है और चंद्रमा इधर से पानी को खींच रहा है, तो दोनों एक दूसरे के फोर्स को कम कर दे रहे हैं। इस वजह से पानी ऊपर भी कम उठेगा और नीचे भी कम जाएगा, और इसी को कहा जाता है नीप टाइड या लघु ज्वार।
ठीक है। तो जब सूर्य और चंद्रमा दोनों मिलकर फोर्स लगाते हैं तो उच्च ज्वार आती है, और जब दोनों समकोण पर होते हैं तो इनका फोर्स बट जाता है और उसकी वजह से लघु ज्वार आती है। एक और कंसेप्ट है ये कि सूर्य और चंद्रमा में से दोनों कौन ज्यादा बल लगाएगा। हालांकि सूर्य बहुत बड़ा है लेकिन ये बहुत दूर है, चंद्रमा पृथ्वी के ज्यादा नजदीक है, इसलिए चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा होगा। तो उच्च ज्वार और निम्न ज्वार समझ चुके हैं। उच्च ज्वार कब आती है? जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक ही सीध में होते हैं, तब सूर्य और चंद्रमा सम्मिलित रूप से गुरुत्वाकर्षण बल, आकर्षण बल लगाते हैं। उसकी वजह से ये जो ज्वार है उसकी ऊंचाई बहुत ज्यादा होगी और जो भाटा है उसकी गहराई ज्यादा होगी, और ये कितनी ज्यादा होगी? करीब 20% ज्यादा होगी। तो इस प्रकार इसको कहा जाता है उच्च ज्वार। निम्न ज्वार क्या होता है? जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के केंद्र पर समकोण बनाते हैं, मतलब ये रही पृथ्वी, ये चांद और ये है सूर्य, ये समकोण बनाते हैं, तब ये दोनों चंद्रमा और सूर्य एक दूसरे से ऑपोजिट फोर्स लगाते हैं। इसकी वजह से ज्वार भी थोड़ा कम ऊंचाई वाला होगा और भाटा भी कम गहराई पर होगा। इसे ही कहा जाता है निम्न ज्वार। तो उच्च ज्वार और निम्न ज्वार हमें पता होने चाहिए, और किस कंडीशन की वजह से बनते हैं वो भी हमें पता होना चाहिए। अब इस ज्वार भाटा का बहुत ज्यादा महत्व है, क्योंकि पानी आ रहा है और पानी वापस जा रहा है। तो जब जहां पे नदियों का मुंह होता है और समुद्र, वहां पे समुद्र का पानी अंदर आ जाएगा, तो वो जो बड़े बड़े जलयान आते हैं उसके मदद से, ज्वार भाटे की मदद से वो अंदर आ पाएंगे। जैसे कि भारत में ही है कोलकाता में हुगली नदी का किनारा। इसी प्रकार मछुआरे भाटे के साथ जब पानी उतरने लगता है तब उसके साथ अपने नाव में बैठ के मछली पकड़ने जाते हैं, और ज्वार यानी कि जब पानी वापस आता है तो उसके साथ फिर वापस लौटने लगते हैं। तो ये मछली पकड़ने वालों के लिए भी ज्वार भाटा हेल्पफुल है। साथ ही ज्वार भाटे के कारण जो तटीय शहर होते हैं उनकी गंदगी समुद्र में चली जाती है। वो तटों को साफ करने में ज्वार भाटे का बहुत बड़ा योगदान है। इसके अलावा ज्वार भाटा चूंकि पानी लेके आता है तो वो समुद्र की बहुत इंपॉर्टेंट चीजों को, जैसे कि शंख हो गया, सीप हो गया, घोंगे हो गया, इनको तटों पर लेके आएंगे। एक और इंपॉर्टेंट चीज करी जा रही है आज ज्वार भाटे के कारण, कि ज्वार भाटे से बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। कैसे उत्पादन किया जा रहा है? जब ज्वार आता है, पानी ऊपर आता है, तो इसको फिर रोक लिया जाता है। फिर जब इसका पानी उतरने लग जाता है तो पानी तो अपने पास रोका हुआ है, तो उस रोके हुए पानी के बीच में टरबाइन लगा दो और पानी को धीरे धीरे छोड़ो। ये पानी धीरे धीरे छोड़ोगे तो टरबाइन घूमेगा, और टरबाइन घूमेगा तो बिजली पैदा होगी। तो ज्वार भाटे का यूज बिजली उत्पादन में भी किया जाता है। तीसरा मूवमेंट देखते हैं महासागर के जल का, महासागरीय धाराएं। ये सबसे इंपॉर्टेंट मूवमेंट है अपने एग्जाम की दृष्टि से। समुद्र का पानी जो है वो लगातार एक निश्चित दिशा में चलता ही रहता है। हमें समुद्र के ऊपर से दिखाई नहीं देगा, लेकिन समुद्र के जैसे जैसे आप गहराई में जाओगे आपको पता लगेगा कि समुद्र का पानी, महासागरों का पानी एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में एक निश्चित दिशा में मूवमेंट करता रहता है। तो ये जो मूवमेंट है उसे ही कहा जाता है महासागरीय धाराएं। ये महासागरीय धाराएं, ये महासागर का जल इस प्रकार क्यों चलता रहता है? सबसे बड़ा कारण है पृथ्वी का घूर्णन। पृथ्वी जब घूमती है तो उसके कारण इसका, महासागरों का पानी भी एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है। इसी प्रकार तापमान में अंतर, जैसे कि भूमध्य रेखा के आसपास वाले क्षेत्र में, ये भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा के आसपास वाले क्षेत्रों में चूंकि सूर्य साल भर ही चमकता है, इसलिए यहां का पानी गर्म होगा। गर्म पानी होगा तो वो सतह पर होगा और वो उस क्षेत्र में जाएगा जहां पर पानी खाली हो रहा है। पानी कहां खाली हो रहा है? ध्रुवीय क्षेत्रों में चूंकि ठंड ज्यादा है तो वहां का पानी, सतह का पानी ज्यादा ठंडा होगा। ठंडा पानी भारी होता है और वो नीचे की तरफ जाएगा, समुद्र के तल की तरफ जाएगा, तो वहां पर जगह खाली होगा, ये गर्म पानी उस तरफ जाएगा। तो इस प्रकार ये पूरे विश्व में महासागरों का पानी का मूवमेंट चालू होता है। तो तापमान एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि
महासागरीय धाराओं के उत्पन्न होने का एक प्रमुख कारण है। इसके अलावा समुद्र का खारापन, भाई खारा पानी भारी होता है, वो नीचे जाएगा, वहां जगह खाली हो जाएगी तो हल्का पानी उस तरफ आएगा और ये मूवमेंट चालू हो जाएगा। इसी प्रकार घनत्व में भिन्नता, भाई खारापन और ये घनत्व में भिन्नता एक जैसी ही बात है। इसके अलावा हवाओं की दिशा, तटों की दिशा और आकार, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि महासागरीय धाराओं को प्रभावित करते हैं। अब महासागरीय धाराएं कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार से हम महासागरीय धाराओं को बांट सकते हैं, एक तो गहराई के आधार पर और एक तापमान के आधार पर। गहराई के आधार पर पहले देख लेते हैं। एक तो जो ऊपर बहती है उसे कहा जाता है सतही धारा, और एक थोड़ी गहराई में बहती है उन्हें कहा जाता है गहरी धारा। सतही धारा तो बहुत कम है, लगभग 400 मीटर तक ही जो महासागरीय धाराएं बहती हैं उन्हें सतही धारा कहते हैं, और ये पूरी धाराओं में केवल 10% भाग ही अपने पास रखती है। बाकी 90% धाराओं का स्वरूप गहरी धारा है। हमने स्टार्टिंग में बात की थी धाराओं के कि हमें बहुत कम दिखेगा ऊपर धाराएं बहती हुई, जैसे जैसे गहराई में जाओगे समुद्र के वहां पर आपको ज्यादा महासागरीय धाराएं दिखेगी। तो सतही धारा और गहरी धाराओं में कौन सी धाराएं प्रमुख है? गहरी धाराएं करीब 90% है। अब देखते हैं तापमान के आधार पर, यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तापमान के आधार पर आप दो धाराओं को देख सकते हो, एक तो गर्म धारा और एक ठंडी धारा। पहले देखते हैं हम गर्म धारा। भाई गर्म धारा कौन सी होती है? जिसमें मुख्य रूप से गर्म पानी बहता है। गर्म पानी कहां से कहां बहेगा? भूमध्य रेखा के आसपास वाले क्षेत्र से लेकर ध्रुवों की तरफ। अभी हमने बात की थी कि ये भूमध्य रेखा वाला क्षेत्र है, यहां पर चूंकि सूर्य साल भर ही चमकता है इसलिए यहां का पानी गर्म होगा और ये पानी ध्रुवों की तरफ जाएगा। तो ये जो गर्म पानी है जो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जा रहा है, दोनों ही गोलार्ध में, वो किस में आएगा? गर्म जल धाराओं में आएगा, गर्म महासागरीय धाराओं में आएगा। तो गर्म महासागरीय धाराएं कौन सी होती है? ये गर्म क्षेत्रों से ठंडे क्षेत्रों की ओर चलती है। ये मुख्य रूप से भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलती है, और चूंकि इसका पानी गर्म होता है और इसके आसपास आने वाले सारे क्षेत्रों में इसके मुकाबले थोड़ा ठंडा पानी ही मिलेगा, इसलिए ये उन क्षेत्रों को गर्म करती रहती है। तो चूंकि इसके जल का तापमान मार्ग में आने वाले जल के तापमान से अधिक होता है, इसलिए ये जिन जिन क्षेत्रों में चलती है उन क्षेत्रों का तापमान बढ़ा देती है। गर्म धाराएं हैं तो तापमान बढ़ाएगी। इसी प्रकार ठंडी धाराएं कहां से कहां चलेगी? ये ठंडे क्षेत्रों से गर्म क्षेत्रों की ओर चलेगी, और मुख्य रूप से ये ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ चलेगी। और चूंकि इनका तापमान रास्ते में आने वाले हर जल से थोड़ा कम ही होता है, ये धाराएं ठंडी ही होती है, इसलिए ये जिन जिन क्षेत्रों में चलेगी वहां का तापमान घटा देगी। तो गर्म धारा और ठंडी धारा क्या होती है ये हमने जान लिया है। अभी हम देखेंगे कि विश्व में प्रमुख गर्म धाराएं कौन सी है और विश्व में प्रमुख ठंडी धाराएं कौन सी है। लेकिन पहले हम ये जान लेते हैं कि इन धाराओं का महत्व क्या है। ये धाराएं जहां जहां से निकलेगी उन क्षेत्रों में तापमान को प्रभावित करेगी। ठंडी धाराएं जिन क्षेत्रों में जाएगी उन क्षेत्रों में तापमान को कम कर देगी, गर्म धाराएं जिन क्षेत्रों में जाएगी उन क्षेत्रों के तापमान को बढ़ा देगी। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि जहां जिस क्षेत्र में गर्म धाराएं और ठंडी धाराएं मिलती है तो वहां पे प्लैंकटन नाम के छोटे छोटे जीव और पादप बहुत ज्यादा उगने लगते हैं, और इन जीव जंतुओं पर और पादपों पर डिपेंड रहती है मछलियां। तो जहां जहां पर ठंडी और गर्म जलधारा का मिलन होगा वहां पर प्लैंकटन ज्यादा होंगे, और प्लैंकटन होने की वजह से वहां मछली ज्यादा होगी। इसलिए मत्स्य पालन, मछली पालन से रिलेटेड ये क्षेत्र बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्या एग्जाम के लिए क्या याद रखना है कि जहां पर ठंडी और गर्म धाराएं मिलती है वहां पर प्लैंकटन की बढ़ोतरी हो जाती है। प्लैंकटन की बढ़ोतरी होगी तो वहां पर मछलियां बहुत ज्यादा पाई जाएगी, मछली ज्यादा होगी तो वहां पर मछली उत्पादन का काम भी बहुत ज्यादा होगा। जैसे कि आपका दक्षिणी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका का जो पूर्वी क्षेत्र है, पेरू वाला क्षेत्र है, वहां पर यह कामकाज बहुत ज्यादा होता है।
अब हमें विश्व में कौन सी प्रमुख गर्म धाराएं हैं और कौन सी प्रमुख ठंडी धाराएं हैं उनके नाम पता होने चाहिए। गर्म धाराएं करीब 6-7 इंपॉर्टेंट है और ठंडी धाराएं करीब 6-7 इंपॉर्टेंट है। पहले गर्म धाराएं हम देख लेते हैं। ये जो रेड कलर में आपको मैप पर दिख रही है वो गर्म धाराएं हैं, जो लाल कलर में निशान दिख रहे हैं वो गर्म धाराएं हैं, और जो आसमानी कलर में ब्लू कलर में दिख रहे हैं वो ठंडी धाराएं हैं। गर्म धाराएं भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ बढ़ेगी और ठंडी धाराएं ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ेगी। तो पहले गर्म धाराओं की बात कर लेते हैं। एक तो है आपकी अलास्का जो कि उत्तरी अमेरिका में इस तरफ है, पश्चिम की तरफ। एक है आपकी गल्फ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, गल्फ गर्म है। गल्फ के ऊपर यहां यूरोप की तरफ जाओगे तो यहां पर मिलेगी नॉर्वेयन धारा, गर्म धारा है। उसके बाद यहां पर ब्राजील की धारा है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पास में। अफ्रीका के पास में है ओगलस और नीचे है मोजाम्बिक। एक आपको जापान के पास में मिलेगी क्यूरियोसियो। तो ये 5-6 धारा गर्म धारा इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम के लिए इनके नाम पता होने चाहिए कि ये गर्म है या ठंडी है। अलास्का, गल्फ, नॉर्वेयन, ब्राजील, ओगलस, मोजाम्बिक और क्यूरियोसियो। अब ठंडी धारा देख लेते हैं। ये जो ब्लू कलर में है, जो ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ आ रही है, ये ठंडी धाराएं हैं। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया के बाद दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पास में है पेरू। यहां ऊपर चले जाओ उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पास लेब्राडोर, फिर है कैनरी, यहां है बेंगुएला और जापान के ऊपर है ओयोशियो। तो ब्लू कलर यानी कि ठंडी धाराएं कौन कौन सी है? कैलिफोर्निया, पेरू, लेब्राडोर, कैनरी, बेंगुएला और ओयाशियो। तो गर्म और ठंडी धाराएं टोटल मिला के 13 हैं। हमें क्या याद रखना है कि कौन सी गर्म धाराएं हैं और कौन सी ठंडी धाराएं। जैसे कि एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि गल्फ स्ट्रीम कौन से प्रकार की धारा है, तो याद रखना है ये गर्म धारा है। इसको हम टेबल रूप में भी एक बार देख लेते हैं कि गर्म धाराएं कौन कौन सी है। अलास्का देख ली, गर्म धारा है। गल्फ, नॉर्वेयन, ब्राजीलियाई, ओगलस, मोजाम्बिक, क्यूरियोसियो, ये गर्म धाराएं। और ठंडी धाराएं कौन सी है? कैलिफोर्निया, पेरुवियन जिसे हम्बोल्ट भी कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट धारा है। पेरुवियन या हम्बोल्ट धारा ठंडी धारा है। लेब्राडोर, कैनरी, बेंगुएला, ओयाशियो और फॉकलैंड धारा, ये सारी ठंडी धारा है। गर्म धारा, ठंडी धारा सबसे इंपॉर्टेंट है इस पूरे चैप्टर में। एक और चीज है सार्गेसो सागर। सार्गेसो सागर जो है वो अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर कहां था? इस तरफ उत्तरी अमेरिका, नीचे दक्षिण अमेरिका, उस तरफ यूरोप और अफ्रीका, इसके बीच में अटलांटिक महासागर है। अटलांटिक महासागर का जो उत्तर वाला हिस्सा है, भूमध्य रेखा से ऊपर वाला हिस्सा है, वो है उत्तरी अटलांटिक महासागर। तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में ये जो गल्फ स्ट्रीम गर्म धारा थी, कैनरी स्ट्रीम जो कैनरी धारा थी और उत्तरी विषुवतीय धारा के बीच में एक सागर पड़ता है जो कि बहुत ज्यादा शांत और स्थिर है, और यहां पर ऊपर पानी के ऊपर बहुत बड़ी बड़ी घास मिलती है। तो इस सागर को कहा जाता है सार्गेसो सागर। तो सार्गेसो सागर की लोकेशन पता होनी चाहिए कि यह उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। इसके आसपास कौन सी धारा है? गल्फ, कैनरी और उत्तरी विषुवतीय धारा, सार्गेसो सागर। तो ये सारी चीजें थी महासागर से रिलेटेड, और ये सारे फैक्ट आपके एग्जाम से रिलेटेड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आशा करता हूं कि आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। मिशन ज्ञान से जुड़ने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।